बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम जी लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे। और लेक्चर नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट रिस्क और सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 शुरू करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। लास्ट वाला भी मुझे एहसास हुआ काफ़ी लंबा हो गया था। तो अब हम ये करते हैं कि मैंने एक टाइमर लगाया हुआ अपने साथ, ठीक है। 30 मिनट से ऊपर नहीं जाने दूंगा। अगर 30 मिनट हो गया तो मैं उसको पार्ट 2 में शुरू कर दूंगा, ताकि आप लोग भी को मुश्किल ना हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ना है रिस्क के बारे में। अब रिस्क क्या होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मेरा घर है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने बहुत कीमती चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, और उसके अंदर चोरी हो सकती है, तो चोरी होना एक रिस्क है। इसी तरह फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जब आखिरी स्लाइड्स पढ़ी थी जिसमें आप लोग सारे के सारे सो रहे थे, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव रिस्क, क्वालिटेटिव रिस्क के बारे में हमने कहा था कि भाई क्वालिटेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसके अंदर हम वैल्यू नहीं ऐड करते, ठीक है, यानी डॉलर साइन नहीं होता उसके साथ, ठीक है, कि कंपनी की रेपुटेशन को ख़तरा होगा, ठीक है। अब क्वालिटेटिव रिस्क के बाद दूसरी टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट जो सी है वो है क्वांटिटेटिव रिस्क, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिस्क हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना पॉसिबल नहीं है। अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी अभी स्टार्टअप किया, उसके पास ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, तो क्वांटिटेटिव रिस्क करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम उसमें क्वालिटेटिव रिस्क में जाते हैं कि हमारा फ्लड आ सकता है, अगर कस्टमर डाटा कंप्रोमाइज़ हो गया तो हम कहते हैं हमें इतने का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव रिस्क जो सा है, एक तो बहुत एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, और उसके अंदर फिर आपके पास डाटा पड़ा भी होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर हमने फ्लड की बात करनी है तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितने ऑफिस हैं, और उन तमाम ऑफिस में फ्लड लास्ट 10 ईयर्स में या 20 ईयर्स में या 50 ईयर्स में 70 ईयर्स में 100 ईयर्स में फ्लड आया था या नहीं, ठीक है। फिर जो स्टाफ उसको रिस्क असेसमेंट कर रहा है वो एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए। और न्यूमेरिकल नेचर ऑफ द एनालिसिस है कि भाई नंबर से अब आप खेल रहे हो, ठीक है। पहले उसमें क्या था, हाई लो मीडियम क्रिटिकल इस तरह की वैल्यूज थी। इसमें आप वैल्यू यानी डॉलर साइन $500 का नुकसान होगा, ठीक है, या 500 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा, ठीक है। रिक्वायर है न्यूमरस अमाउंट ऑफ टाइम, और इसमें टाइम बहुत चाहिए होता है। इसमें एक्सेल शीट्स प्रिपेयर हो रही होती है, ठीक है। उसी तरह 3 स्टेप्स हैं, इनिशियल मैनेजमेंट अप्रूवल। मैनेजमेंट अप्रूवल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट चाहेगी तो आप रिस्क असेसमेंट करोगे, उसके बगैर रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीम, आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि तमाम वो टीम हो जिसका आपको पता हो। इसके अंदर अब वो चक्कर नहीं है कि आपको वो लोग चाहिए जो बिजनेस में को 10 साल से जानते हो, कुछ 3 4 5 एक्सपीरियंस लोग चाहिए होंगे जिन्हें बिजनेस का आइडिया है, स्टेक होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस के प्रोसेस प्रोसीजर्स का पता है। मगर ये नहीं है कि आपको 50 साल पुराना आदमी चाहिए या जो 20 साल से कंपनी में काम कर रहा है। एंड फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन करंटली अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप रिव्यू करना शुरू करते हो, फिर आप क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करते हो या रिस्क असेसमेंट करते हो। असेसमेंट एनालिसिस इंटरचेंजेबली मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फ़र्क ये होता है कि क्वालिटेटिव में आप नंबर्स के साथ नहीं खेलते, क्वांटिटेटिव जिसको आप टेंजेबल फॉर्म में आप कह सकते हो कि आपके पास नंबर है, ठीक है। टेंजेबल नॉन टेंजेबल भी देखेंगे अभी हम। क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट की सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है एसएलई। एसएलई का मतलब होता है सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी, सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी क्या कि अगर हमें कोई रिस्क हुआ, कोई मसला हुआ, ठीक है, कोई भी रिस्क, ठीक है, अभी मैं एग्जैक्ट नेम नहीं लेना चाह रहा, थ्रेट, ठीक है, थ्रेट हुआ तो उस थ्रेट से हमें नुकसान कितना होगा, ठीक है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल लेमैन एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं फ्लडिंग, फ्लडिंग को लेके चलते हैं। इसमें आईटी के अंदर वायरस अटैक्स हो सकता है, मेलवेयर अटैक्स हो सकता है, फिशिंग अटैक हो सकता है, ठीक है। मगर फिशिंग अटैक इतने रेगुलरली हो रहे होते हैं कि आप उसकी सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी निकाल नहीं सकते, ठीक है, मगर वो भी रिस्क के फैक्टर में आता है। तो सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी है। और अब आपने अगर ये कैलकुलेट करनी है, आपने ये निकालनी है कि एक दफ़ा इस थ्रेट से हमें लॉस क्या होगा। अब हमारे पास थ्रेट क्या है, हमारे पास थ्रेट है जी, हमने कहा फ्लड, ठीक है, हमने कहा फ्लड है, और फ्लड की सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी है, क्या है, निकालनी है, ठीक है। अब एसेट वैल्यू के फ्लड से हमारे कौन से एसेट्स मुतासर होते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, अगर आपकी बेकरी की शॉप है, ठीक है, हम बेकरी करते हैं, बेकरी की शॉप है, बेकरी में अगर फ्लड आ जाता है
और हमारी बेकरी के अंदर फ्लड आ जाता है तो हमारा ऑपरेशन डाउन हो जाता है, ठीक है। फ्लड को क्लियर होने में 5 या 7 दिन लगते हैं और उसके बाद हमारा तमाम जितनी बेकरी के अंदर हमारे पास शेल्फ स्टोरेजेस है वो नीचे को लगी हुई हैं और वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो मैं कहता हूँ जी, मुझे जी 1 मिलियन का एसेट है मेरे पास, ठीक है, और 1 मिलियन के एसेट को लॉस होता है 10% एक्सपोजर फैक्टर, 10%। अच्छा, अब एक्सपोजर फैक्टर क्या कि अगर एक दफ़ा फ्लड आता है तो 1 मिलियन का या जो मेरी पूरा बिजनेस है उसका 10% लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास एक वैल्यू आ गई कि 1 मिलियन का को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 से, ठीक है, तो आपके पास जो सा है 1 लाख आ जाएगा, 100K, ठीक है। तो ये आपकी सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी होगी, ठीक है। अगर मेरे नंबर गलत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक्सपोजर फैक्टर ये है कि एक दफ़ा वो हिट करके, वो अटैक मुझे हिट करके कितना लॉस देता है। अगर आपका कोई ऐसा फ्लड है या कोई एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, पूरी की पूरी बेकरी उड़ा देगा, फिर वो आपका 100% है। अब आप ये, ठीक है, एक करते हैं, एक चीज़ हम कहते हैं फ्लड और एक हम कहते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। फ्लड से हमारा लॉस होता है 100K का और टेररिस्ट एक्टिविटी से लॉस होता है 1 मिलियन का। बात तो ठीक है, पूरे का पूरा बिजनेस तबाह हो जाएगा, आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने ये याद रखना है, ये एक्सपोजर फैक्टर हमेशा परसेंटेज के अंदर होता है, वरना 1 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी 10 मिलियन हो जाएगी। 1 मिलियन का बिजनेस है, उसमें फ्लड होकर 10 मिलियन का नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है, लॉजिकल है ये। तो ये फार्मूला याद रखना है, ये आपके पास CISSP के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे 2 क्वेश्चन करने पड़े थे ऐसे और इसमें घुमा फिरा के बातें की हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये आपको आ गया सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी कि अगर कोई फ्लड आता है तो मेरा 1 लाख का नुकसान होता है और अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो 1 मिलियन का नुकसान होता है। एक और काम कर लेते हैं, एक और कुछ छोटा सा काम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या पावर फेलियर होता है, तो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे जो सा है एक दिन का पावर फेलियर 10K का लॉस होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी, फ्लड, टेररिस्ट एक्टिविटी, पावर फेलियर, ठीक है। अगर IT का बिजनेस है तो आप IT की चीज़ें डालो। मैं थोड़ा सा आपको ना आउट ऑफ IT लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमने बहुत IT पढ़नी है। अच्छा, अब यहाँ तक बात होगी, हमारे पास सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में अब एक और चीज़ हमने निकालनी है, एनुअलाइज्ड रेट ऑफ ऑकरेंस, ARO, ठीक है। हमें पता चल गया कि अगर हम फ्लड आता है तो हमारी 100K का लॉस होता है, ठीक है, और अगर हमारे पास टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो हमें 1 मिलियन का लॉस होता है, और अगर हमारे पास पावर फेलियर होता है तो हमने कितना कहा था, हमने कहा था 10K का लॉस होता है। अब निकालना है एनुअल रेट ऑफ अकरेंस, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ अकरेंस के साल में कितनी दफ़ा होता है, ठीक है। अब साल में फ्लड कितनी दफ़ा आता है, आप कहते हैं यार साल में फ्लड तो बहुत कम आता है, 1% भी नहीं आता, ठीक है, या आप कहते हैं 10% आता है, ठीक है। 10% का मतलब है कि एनुअल रेट ऑफ अकरेंस साल में एक दफ़ा नहीं आता, 10 सालों में एक दफ़ा आता है। तो अगर 10 सालों में एक दफ़ा आता है तो वो 10 सालों में एक दफ़ा आता है तो ये 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर साल में कितनी दफ़ा आया, ठीक है, 0.1%, ठीक है, या 0.01%, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को फार्मूले को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं कहता हूँ कि साल में सिर्फ एक दफ़ा फ्लड आता है। टेररिस्ट एक्टिविटी जो सी है वो 10 सालों में एक दफ़ा होती है। पावर फेलियर साल में 10 दफ़ा होता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा कम बता रहा हूँ, पाकिस्तान के हिसाब से तो पता नहीं कितनी दफ़ा होता है गरीबों का, ठीक है। यहाँ तक हो गए हम। अब हम जो सा है एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं। अगर मैंने कहा कि साल में नहीं, आप कह दो जी हर 2 साल बाद आता है फ्लड, ठीक है, ठीक है, 0.5 हो जाएगा फिर, ठीक है, आधा हो गया। अब 100K को फ्लड की एक्सपेक्टेंसी निकाल रहे हैं। फ्लड के लिए 100K को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50K, ठीक है। 50,000 का नुकसान होता है हर साल हमारा, ठीक है। एक साल आता है फ्लड, अगले साल नहीं आता, फिर एक साल आता है, फिर अगले साल नहीं आता, ठीक है।
अब टेररिस्ट एक्टिविटी जो सी हर साल तो नहीं होती, हर 5 साल बाद भी नहीं होती, हर 10 साल बाद भी नहीं होती, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस नीड कि आपको टेररिस्ट एक्टिविटी में क्या है। मैं फॉर एग्जांपल एजम्पशन लगा लेता हूँ, ठीक है, बड़ी खुली चौड़ी एग्जाम्पशन लगा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं चल रहा जो किसी के लिए, तो यहाँ पे एजम्पशन लगाता हूँ कि जी हर 10 साल के बाद एक टेररिस्ट एक्टिविटी होती है हमारे सिटी के अंदर, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर आप उस सिटी में, ठीक है। तो हमने कहा जी हमारा जो एनुअल रेट ऑफ अक्ररेंस है वो हो गया जी, वो हो जाएगी 0.01, ठीक है, ये हर 10 साल के बाद होगी। अच्छा, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब पावर फेलियर के अंदर अब आपने क्या करना है, पावर फेलियर जो सा है वो साल में 10 दफ़ा होता है, ठीक है। अब अगर साल में 10 दफ़ा होता है तो एक फेलियर का ये है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 के साथ, तो ये 100K का लॉस है, ठीक है। तो ये ज़रा टेररिस्ट एक्टिविटी हम निकाल देते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू निकाली कि फ्लड से हमारा लॉस पर एनुअल लॉस 50K का होता है, ठीक है, और जो पावर फेलियर से लॉस जो हमारा होता है वो है 100K। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, यही आपके लिए एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी और एनुअल रेट ऑफ अकरेंस, कि साल में वो चीज़ कितनी दफ़ा होगी और एक दफ़ा उसके होने से, उसके अकर होने से आपको कितना नुकसान होता है, और उसकी वजह से उन दोनों को जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि फ्लड ज़्यादा क्रिटिकल है या पावर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपके सामने, आप इस बिज़नेस के मालिक हैं, आपके सामने ये चीज़ ला के रखी जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये के का मतलब है हज़ार, 100,000 का मतलब 1 लाख, 1 लाख रुपया मुझे नुकसान है सालाना अगर मैं बिजली का प्रोटेक्शन ना दूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जिस तरह ये मेरे टेबल पे कोई रिस्क मैनेजर ला के रखेगा, मैं सबसे पहले जो सा कहूँगा यार वो चाचा रशीद को बुला के लेकर आओ, ठीक है, वो इलेक्ट्रीशियन है हमारा। तो चाचा रशीद आएगा, मैं उससे पूछूंगा चाचा जी दसो की करना हो, ठीक है। तो चाचा बताएगा जी यूपीएस भी लगवा सकते हैं, जनरेटर भी लगवा सकते हैं। तो मैं कहूँगा चाचा को जा कोटेशन लेकर आ चाचा, तो चाचा मुझे कोटेशन ला के देगा और वो कोटेशन से पता चलेगा जी यार 10,000 रुपये का जनरेटर आता है, ठीक है, और उसमें जो सा है डेली का जो सा है इतना पेट्रोल डलता है, ठीक है। तो मैं हिसाब लगा के देखूंगा यार 10,000 का भी नहीं, 50,000 का भी जनरेटर आ जाए मुझे तो फ़ायदा है, 50,000 रुपये मेरा बच रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे इलाके के अंदर क्या है और फ्यूचर फिगर्स क्या है। अब इसमें यह भी बात आ गई कि जो लोग जो से आपके रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उन्हें करंट एक्सपोजर का भी पता होना चाहिए, फ्यूचर का भी होना चाहिए, सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी होने चाहिए। अगर आप फ्लड की एनुअल रेट एक्सपेक्टेंसी निकाल रहे हैं तो आपको फिर महकमा, जो भी उसका महकमा है मौसमियात, उससे आपके ताल्लुकात होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टडीज़ क्या कह रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना ये यहाँ तक जाके बात ख़त्म हो जाती है। लोकल एनुअल फ्रीक्वेंसी एस्टिमेट, जियोग्राफिकल लोकेशन, अब ये सारी चीज़ें चेंज करिए, जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर हैं तो बिजली कम जाएगी, अगर आप पिंडों के अंदर आपका बिज़नेस है तो वो ज़्यादा जाएगी बिजली आपकी, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल वहाँ से निकल के कहीं और चले गए हैं तो वहाँ बिजली जाने का चांस बिल्कुल ही कम है, आपको जनरेटर लगाना ही शायद ना पड़े मगर फिर भी लगाते हैं। और फिर एक है स्टैंडर्ड एनुअल फ्रीक्वेंसी एस्टीमेट, के स्टैंडर्ड जो सा है कोई एस्टीमेट होता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोकल एनुअल फ्रीक्वेंसी एस्टीमेट लगाना चाहते हैं स्टैंडर्ड। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, ये यूरोप में भी है, मिडल ईस्ट में भी है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है, या किसी और कंट्री में भी है जहाँ बिजली की शॉर्टेज है, तो आप कोशिश करेंगे कि वहाँ पर लोकल एनुअल फ्रीक्वेंसी एस्टीमेट लगाया जाए, बजाय इसके कि आप स्टैंडर्ड एनुअल फ्रीक्वेंसी एस्टीमेट लगाए, क्योंकि यूरोप के अंदर तो बिजली को वी वॉन्ट बी टू मच वरीड अबाउट इट, ठीक है, मगर यहाँ पर आपके लिए, पाकिस्तान में आपके लिए बड़ा मसला होगा, तो इसलिए आपने रिस्क असेसमेंट जो से हैं उस हिसाब से करनी है, ठीक है। तो आप लेफ और सेफ दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डज दिस वैल्यूज टेल यू, वो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ कि ये वैल्यू आपको बताती है कि अब आपका नुकसान इतना हो सकता है, फ्लड से 50,000 रुपये सालाना नुकसान है, अब आपने फ्लड से कैसे बचना है। नंबर एक तरीक़ेकार ये है, मैं कल ताहा और अब्दुल्ला से डिस्कस कर रहा था जब ये मैं स्लाइड बना रहा था, तो ताहा सेड के वाई डोंट वी हैव सैंड बैग्स, बहुत अच्छा आइडिया है, सैंड बैग्स ला के रख लो, रखोगे किधर, फ्लड तो कल आएगा, फिर उसके बाद क्या करोगे। तो
एक ऑप्शन ये था, अब्दुल्ला कम अप विद आइडिया कि आप शेल्फे ऊपर लगा लो ताकि आपको इफेक्ट ना करे, वेरी गुड आइडिया, आप ब्रेनस्टॉर्म करना आपने, ठीक है, आप अपनी बिजनेस की तमाम शेल्फ्स ऊपर ले जाओ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप फ्लड इंश्योरेंस बाय कर लो। अगर अब आपको पता है कि अगर आप फ्लड इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करोगे और वो आपको कहेगी कि जी मैं 70,000 रुपये लूँगी फ्लड इंश्योरेंस एनुअली की, आप कहोगे 50,000 का लॉस है, तू 70 किस खाते में ले रही है, ठीक है। तो फिर आप अब्दुल्ला वाली अप्रोच आजमाओगे कि अगर आपकी ये शॉप है और आपने तमाम शेल्फें नीचे लगाई हैं, आप ये शेल्फें उतार के ऊपर लगा लोगे, अगर इन शेल्फों को चेंज करने का कॉस्ट जो सी है वो 5 लाख आएगी, तो आप कहोगे यार 50,000 का लॉस हुआ रहे, ये नहीं हुआ रहे। बात समझ आ गई? तो ये वैल्यू का अब आपको अंदाज़ा हुआ कि बिज़नेस को कितना फ़ायदा होता है रिस्क असेसमेंट का, ठीक है। दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग। आगे चलते हैं। अब आ गया आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा, निस्ट के ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, SP800। SP800 के अंदर 16, 20, 30 बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। उनमें से एक नंबर जो सा है नंबर 30, वो एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्कस करता है रिस्क असेसमेंट को, ठीक है। निस्ट SP800 करोगे तो वो सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाता है, उनमें से एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट, और हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे। ये नहीं है कि आपको ये डॉक्यूमेंट आने चाहिए, मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करता हूँ इन डॉक्यूमेंट को स्किम थ्रू कर लो। स्किम थ्रू से मुराद है कि मैं 50 पेजेस को तकरीबन 1 घंटे में स्किम कर लेता हूँ, ठीक है। 50 से 100 पेजेस को 1 घंटे में स्किम कर सकते हो आप आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने एक एक लाइन नहीं पढ़नी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो SP800 का जो 30 डॉक्यूमेंट है वो आपको ये बताता है कि रिस्क असेसमेंट करनी कैसे है, ठीक है। और उस रिस्क असेसमेंट के अंदर एक ये टर्म लिखी हुई है वल्नरेबिलिटी के बारे में, एन इनहेरिट वीकनेस इन अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय अ थ्रेट सोर्स। अगर मेरी बेकरी की दुकान है तो मेरी बेकरी के बिज़नेस में क्या नुकसानदेह चीज़ है कि डबल रोटी या जो मैं ब्रेड बनाता हूँ वो पानी से उसको नुकसान होता है। अगर मैं ईंटें बनाता मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी, ठीक है, तो मैं बेकरी की ब्रेड बनाता हूँ। अगर मैं IT का बिज़नेस करता हूँ तो मेरे लिए वल्नरेबिलिटी क्या है कि IT का सोर्स कोड, उसका प्रोसीजर, उसका इम्प्लीमेंटेशन, मेरे एक वेबसाइट है वो पब्लिकली पड़ी हुई है, इट्स अ थ्रेट। मेरा यूज़र है वो उसको कोई भी ईमेल भेजते हैं उसको क्लिक करता है, थ्रेट, वो एक्सप्लॉइट की जा सकती है किसी थ्रेट सोर्स से, यानी हैकर। तो इस चीज़ को कहते हैं वल्नरेबिलिटीज़ कि इनहेरिट वीकनेस, ये वर्ड याद करना है। वल्नरेबिलिटी एज दे आर रिलेटेड टू, बंदा भी वल्नरेबल हो सकता है, प्रोसेसेस भी वल्नरेबल हो सकते हैं कि हमारा प्रोसेस ये है कि जिस बंदे ने भी बिल्डिंग में आना है हमने उसे चेक करना है, ठीक है तुम कैसे हो, ठीक है, देख लिया बंदे का कार्ड, देख लिया, जाने दिया। हम उसका ना फिंगरप्रिंट करते हैं ना स्कैन करते हैं। अगर इस प्रोसेस में कोई वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करता है, आ जाएगा बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। डाटा के अंदर वल्नरेबिलिटी हो सकती है, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हो सकती है, फैसिलिटीज़ के अंदर हो सकती है, शिपमेंट फैसिलिटी, आप TCS कोरियर सर्विस DHL टाइप का कोई काम करते हैं, आप किसी ID कार्ड दिए बगैर डिलीवर कर देते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई बंदा उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है वल्नरेबिलिटीज़ को, ठीक है। ये होगी वल्नरेबिलिटी, ये टर्म आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। मेरा घर है, मेरे घर की वल्नरेबिलिटी क्या है, खिड़की ईजीएस्ट पॉइंट है जहाँ से कोई एंटर हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसको एक्सप्लॉइट कौन करेगा, थ्रेट सोर्स कौन सा होगा, चोर। डाकू तो खिड़की से नहीं आएगा, डाकू तो कनपट्टी पे बंदूक रख के अंदर आएगा। डकैती कितनी दफ़ा होती है, चोरी कितनी दफ़ा होती है, डकैती का रेशो कम होगी, चोरी की रेशो ज़्यादा होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा, किसको किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हो, उसकी एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबिलिटी, ये जो चीज़ है ना, इस सोल्यूशन को कहते हैं मैन ट्रैप, ठीक है। ये क्या है कि ये बंदा जो सा है ये यहाँ से आता है, इधर अपने फिंगरप्रिंट या कोई कार्ड स्वैप करके इधर आ जाता है, ठीक है। जब इधर आता है तो कोई बंदा फिजिकली इस कैमरे से इस बंदे को एनालाइज करता है, फिर उसके फिंगरप्रिंट लेता है, फिर जाता है। अगर कोई बंदा डॉजी तरीके से इधर आ गया तो फिर ये ना बाहर जा भाग सकता है ना इधर आ सकता है, उसको यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा, इतनी देर में हम उसे काबू कर लेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैन ट्रैप्स। व्हाट अदर वल्नरेबिलिटीज यू कैन थिंक ऑफ, आपका घर है या आपका बिजनेस है, उसमें बहुत सारी है। जो सबसे एक कॉमन वल्नरेबिलिटी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो ये कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके अंदर फायर एग्जिट बने होते हैं, ठीक है। फायर एग्जिट जो सा है वो हमेशा बाहर से नहीं खुल सकता कभी भी, वो हमेशा अंदर से खुलता है, ठीक है, इनसाइड से ओपन होता है।
अब आपके जो स्मोकर हजरात हैं वो यहाँ पर बाहर खड़े होकर जो से स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ये स्मोकिंग हो रही है, ठीक है, ये भी हजरात, और जब वो वापस जाते हैं तो ये फायर डोर खुला छोड़ जाते हैं। तो अगर किसी ने उस बिल्डिंग में घुसना हो तो वो फायर डोर से आ जाता है। बहुत सारी चोरियाँ हमने देखी हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं कि फायर डोर से एंटर हो गया, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी, जो रिस्क मैनेजर है या जो भी बंदा है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल है उस काम से, उसको पता होता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, इट लोकेशन, इट सिविरिटी, कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी सिविरिटी क्या है, कि कौन सी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा डेंजरस है, कौन सी लेस डेंजरस है। डाटा फ्रॉम स्कैनर्स माइट नॉट बी एक्यूरेट, कि कभी कभी ये होता है कि आप जन से वल्नरेबिलिटी स्कैन कर रहे होते हो, ठीक है, डिफरेंट तरीके कार से, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि कोई स्कैनर्स आपको वल्नरेबिलिटी, आईटी से रिलेटेड भी हो सकता है कि वल्नरेबिलिटी आपको बताए जी ये वल्नरेबिलिटी है, मगर वो फॉल्स पॉजिटिव होती है, वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गए, ठीक है। अगर आपके पास एक वल्नरेबिलिटी आई है, से फॉर एग्जांपल पूडल वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, आपके इंटरनल सिस्टम के अंदर पूडल वल्नरेबिलिटी, वो सर सिस्टम कहीं पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, और आपका जो एक्सचेंज सर्वर है वो भी पूडल वल्नरेबल है, ठीक है। तो आपका वो एक्सचेंज सर्वर ज़्यादा सिविरिटी का लगेगी, उसके ऊपर से ज़्यादा सिविरिटी नंबर असाइन किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू योर इंटरनल मशीन। इंटरनल मशीन पे तो कोई हैकर एक्सेस नहीं कर सकता, उस मशीन को तो कोई भी स्कैन कर सकता है, चाहे जो चाइना से करे, रशिया से करे, यूरोप से करे, अमेरिका से करे, हर बंदा उसे देख सकता है उस मशीन को। बात समझ आई? तो इस वजह से लोकेशन बहुत मैटर कर रही होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हो और बहुत सारी वल्नरेबिलिटी नज़र आती है, मगर आपको पता चलता है ये वल्नरेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये सिचुएशन है वल्नरेबिलिटी। अब हमने नॉन आईटी वल्नरेबिलिटीज़ भी डिस्कस कर ली और आईटी रिलेटेड वल्नरेबिलिटी भी डिस्कस कर ली। सीआईएसएसपी में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिर्फ आपने आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबिलिटी, अब दोबारा मैंने एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की, से फॉर एग्जांपल इस चेन के अंदर मैंने ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की, क्रिटिकल है, ठीक है। अब अगर ये चेन कोई ऐसा काम करती है, ठीक है, अगर ये चेन शिप पे लगी हुई है तो इसका बिजनेस इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है, लंगर अंदाज नहीं हो सकता शिप, ठीक है, समझ आ रही है। और अगर ये चेन लगी हुई है किसी बैग के ऊपर और उस बैग को कोई एक एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करती है और एक्स्ट्रा सेफ्टी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो उसका बिजनेस इंपैक्ट जो सा है वो कम होगा। तो अगर वल्नरेबिलिटी ए और वल्नरेबिलिटी ए सिमिलर वल्नरेबिलिटी एसेट एक्स पे लगे और एक सेम वल्नरेबिलिटी एसेट वाई पर हो, और एसेट एक्स का बिजनेस इम्पैक्ट जो सा है वो हाई हो और ये नो इम्पैक्ट हो, तो आप डेफिनेटली इसको ज़्यादा फोकस करोगे ना। एक ऐसा सर्वर जिसके ऊपर आपका कंपनी का कोड, सीक्रेट कोड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पूडल वल्नरेबिलिटी हो, और आपके एक सीईओ के कंप्यूटर पे पूडल वल्नरेबिलिटी हो, आपकी जो कोड वाला सर्वर है उसको सबसे पहले पैच करोगे। आपको पता है उसका बिजनेस इंपैक्ट हायर है, उस पर से कोई कोड मॉडिफाई कर दिया और वो कोड प्रोडक्शन में चला गया, आपकी जितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी सारी की सारी ख़राब हो जाएंगी, हैकर के कब्जे में आ जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबिलिटी, कि आपने वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है, फिर उन्हें समझना भी है। से फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोगों को पता हो CVSS बेस स्कोर, ठीक है। कोई भी कोई वल्नरेबिलिटी आती है, से फॉर एग्जांपल आपके पास ड्रूपल की वेबसाइट चल रही है, उसमें एक वल्नरेबिलिटी आई, वल्नरेबिलिटी को हमने 7.0 कोड दे दिया, ठीक है। 7.0 से मुराद कि ये बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और वल्नरेबिलिटी आती है जिसका कोड है CVSS है, यानी 10। अब ये जो 10.0 है इसके ये एक्सप्लॉइटेबल नहीं है, इसका भी एक्सप्लॉइट नहीं आया मेटा एक्सप्लॉइट पे, मगर 7.0 का एक्सप्लॉइट आ गया और इसको हर बंदा एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो आप इसको जल्दी फोकस करोगे, आप कहोगे यार इसको फिक्स करो सबसे पहले, क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटी है। समझ आ गई बात की? आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे चले गए। आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स, अब हम वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे थे, खिड़की होना हमारे घर में एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। दरवाज़ा को खुला छोड़ के आ जाए फायर एग्जिट, वो वल्नरेबिलिटी है। अब आ गया एनी सर्कमस्टांसेस और इवेंट विद द पोटेंशियल टू एडवर्सली इम्पैक्ट, कि कोई ऐसी चीज़ जो इम्पैक्ट करे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस पे, वो थ्रेट है। कोई चोर आ जाए, थ्रेट, ठीक है ना। हैकर आ गया, थ्रेट, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थ्रेट हो गया कि जो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे। मेरा बिजनेस है वल्नरेबल टू द फ्लड, तो फ्लड थ्रेट हो गया, वल्नरेबिलिटी के बिजनेस जो सा वो इंटों का नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थ्रेट हो गई, हैकर मेरे लिए थ्रेट है,
मेरे सर्वर के ऊपर पैच ना होना इज़ अ वल्नरेबिलिटी, मेरे घर में खिड़की होना एक वल्नरेबिलिटी है, उस खिड़की को तोड़ के जो बंदा अंदर आ रहा है चोरी, वो थ्रेट है मेरे लिए, ठीक है। थ्रेट के दो सोर्सेज हैं, इंटेंशनल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, कि कोई जो सा इंटेंशनली एक्सप्लॉइट कर रहा है, हैक करने की कोशिश कर रहा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा है। एक्सीडेंटली ट्रिगर वल्नरेबिलिटी, कि आपका कोई बंदा है वो कोई मिसकन्फिग्रेशन कर दी, या उसने डिलीट का बटन दबा दिया, उसने इंसर्ट दबाना था, गलती से डिलीट का बटन दबा दिया, डिलीट हो गया, हैकर ने जानबूझ के डिलीट किया। दो टाइप ऑफ सोर्सेज हो गए, एक्सीडेंटल ट्रिगर और वल्नरेबिलिटी, कि वल्नरेबिलिटी एक्सीडेंटली ट्रिगर होगी, ठीक है, कि उसने डिलीट का बटन दबा दिया। वल्नरेबिलिटी थी ना डिलीट का बटन, आपके कोड के अंदर वल्नरेबिलिटी थी कि आपने अलाउ किया हुआ था डिलीट का बटन, आपको मेक श्योर करना चाहिए था डिलीट का बटन दबा के येस एंड नो का मैसेज हो, तो ये वल्नरेबल कोड हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप मुझे देखेंगे, इसमें मैं बहुत सारी रंग बिरंगी सी एग्जाम्पल दूंगा। कहाँ हम घर की बात कर रहे थे, कहाँ ये। अब घर के अंदर गलती से घुसना इज़ नॉट अ वल्नरेबिलिटी कि एक्सीडेंटली घुस गया घर के अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चा जो सा है वो मेरा ट्राई कर रहा हो कि भाई मैं खिड़की से घुस के देखता हूँ, ठीक है। तो टाइप ऑफ थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, ह्यूमन टाइप थ्रेट हो सकता है, इंसान थ्रेट हो सकता है, नेचुरल थ्रेट हो सकता है, फ्लड, लाइटनिंग, टेक्निकल थ्रेट हो सकता है, फिजिकल थ्रेट हो सकता है, चोरी, एनवायरमेंटल थ्रेट हो सकता है, एचवैक सिस्टम आपका फेल कर गया, ठीक है, ऑपरेशनल थ्रेट है, तो कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और वो इतनी दफ़ा परफॉर्म हुआ कि वो आपके लिए थ्रेट हो गया, कि वो एक रूटीन प्रोसेस है। अच्छा, अब आ जाता है रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस। हमारे पास 3 मिनट है। तो रिस्क असेसमेंट क्या, अब आपको पता चल गया थ्रेट का, आपको वल्नरेबिलिटी का पता चल गया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस पता चल गया, अब आपने रिस्क असेसमेंट करनी है। अब आपके फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री में कौन सा है, ठीक है। लाइकलीहुड डिटर्मिनेशन, क्या आपने लाइकलीहुड डिटर्मिनेशन करनी है कि क्या लाइकलीहुड है इस चीज़ का होने का, ठीक है। ये लाइकलीहुड का चार्ट आ गया, ठीक है। अब लाइकलीहुड जो सा है वो रेयर, अनलाइकली, मॉडरेट, लाइकली, ऑलमोस्ट सर्टेन, ठीक है। आपके पास कोई नंबर नहीं यूज़ हो रहे, तो क्या हो गया, क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट हो गया, ठीक है। इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज एक ही चीज़ है, इंटरचेंजेबली यूज़ होगा। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, माइनर इम्पैक्ट है, मॉडरेट है, मेजर है, कैटास्ट्रॉफिक है। ये आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई अब, ठीक है। अब आपने इन दोनों को इकट्ठा करके एक चीज़ बनानी है। अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट जो सा है वो कैटास्ट्रॉफिक है, कि आपको बड़ा सीरियस किस्म का इम्पैक्ट हो जाएगा इसके ऊपर, यानी तबाह हो जाएगा बिजनेस और ये और वो, मगर पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड क्या है, वेरी वेरी लो, कि मैं जो सा है बेकरी की शॉप बनाता हूँ, मेरे पे टेररिस्ट अटैक होगा या नहीं, वेरी वेरी रेयर, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके को वजह हो सकती है तो फिर अल्लाह ना करे, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफिक और रेयर, ठीक है। अगर कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो मेजर है, मेजर कॉन्सिक्वेंसेज है, बिजनेस डिस्ट्रप्शन हो सकती है, मेजर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लोग छोड़ जाएंगे, ठीक है। कोका कोला की बोतल के अंदर टिश्यू पेपर निकल आया, ठीक है। लाइकलीहुड क्या है, अनलाइकली तो नहीं हो सकता, मॉडरेट, पॉसिबिलिटी है। अब कोका कोला इस चीज़ को क्या समझेगी, मॉडरेट रिस्क है, रेपुटेशन का मसला है और मॉडरेट है, ठीक है। तो कोका कोला कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी जिसकी वजह से अब हम इसको एक्सेप्टेबल रेंज में ले आए, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये रिस्क असेसमेंट है, लाइकलीहुड डिटर्मिनेशन की कितनी लाइकलीहुड है कि ये होगा, और अगर होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, नताइज क्या होंगे। रिस्क असेसमेंट स्लैश एनालिसिस, वही रिस्क असेसमेंट एनालिसिस ही हम पढ़ रहे हैं। इम्पैक्ट डिटर्मिनेशन, कि अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। पहले हम क्या कह रहे थे, लाइकलीहुड, अब इम्पैक्ट। सेम एज लाइकलीहुड, हाउ वर इट डिपेंड्स अपॉन डेफिनेशन, ठीक है। लॉस ऑफ लाइफ, जान जा सकती है, ठीक है। मुझे पता है कि दुनिया के कुछ ममालिक में दे डोंट केयर, ठीक है, और कुछ ममालिक में एक जान का जाना एक बहुत संगीन जुर्म है। लॉस ऑफ डॉलर्स, लॉस ऑफ प्रेस्टीज, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बिजनेस प्रेस्टीज की खैर ही नहीं करते, वो होम डिलीवरी खाना देते हैं, आप ले जाते हो, आपको पसंद नहीं आता, दे डोंट केयर। कुछ बिजनेसेस ग्रो करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारी बेस्ट फूड है। लॉस ऑफ मार्केट शेयर, अदर फैसेट्स, ठीक है। डिपेंड करता है कि बिजनेस किस चीज़ को इम्पैक्ट समझता है, ठीक है। अगर बिजनेस इम्पैक्ट नहीं समझता, डोंट केयर। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेक सफिशिएंट टाइम टू डिफाइन एंड असाइन इम्पैक्ट डिफाइंड हाई, मीडियम और लो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है कि कौन सा रिस्क मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा लो इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके पास ये सारा कुछ आ जाता है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है आपका रिस्क असेसमेंट किधर स्टैंड करता है, ठीक है।
रिस्क असेसमेंट एनालिसिस, तो जिस तरह मैंने बताया था लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेज में लाते हैं आप, ठीक है। तो रिस्क फाइंड आउट करने के लिए आप लाइकलीहुड और इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने कहा कि एक जो बिजली का है ऑलमोस्ट सर्टेन है, होगा बिजली का मसला, अब उसका इम्पैक्ट कितना है मुझे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इनसिग्निफिकेंट तो नहीं होगा, ज़ाहिर मुझे पैसों का लॉस हो रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ जी माइनर लॉस है। अच्छा, अब समझ लो इस चीज़ को मैं अभी पैसे की वैल्यू नहीं डाल रहा, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ये माइनर है, तो मैं कुछ यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। हाई रिस्क है, एक्शन शुड बी टेकन टू कंपनसेट फॉर द रिस्क, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया कि कोई चीज़ हाई रिस्क में आती है तो मैंने कोई एक्शन लेना, ठीक है। अब एक और रिस्क है, ठीक है, एक और रिस्क क्या है कि जी फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम, वही कोका कोला की एग्जांपल ले लेते हैं। कोका कोला कहती है कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज मॉडरेट है, ठीक है, बल्कि मेजर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है, मगर पॉसिबिलिटी है उस चीज़ के होने की कि एक टिश्यू पेपर या किसी का दांत निकला है, मैंने सुना था किसी का दांत निकला था कोका कोला के में, तो ये तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, बिजनेस को इम्पैक्ट है, ठीक है। और कुछ लोग कोका कोला के ख़िलाफ़ जो दावत रखते हैं वो भी पूरा करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस रिस्क को किसी तरह घुमा फिरा के इस स्केल पे ले आए। तो उसको स्केल को लाने के लिए हम उसके ऊपर कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिस्क डिटर्मिनेशन, कि हमने रिस्क डिटर्मिन कर लिया कि भाई ये रिस्क कितना है, ठीक है। कभी भी कोई रिस्क आप फाइंड आउट करते हो तो उसको आप अपने रिस्क रजिस्टर पे चढ़ाते हो, यानी लिखते हो। तो जब आप उस पर लिखते हो तो आप इस तरह का मैपिंग करते हो कि आप कहते हो कि यार ये पॉसिबिलिटी क्या है कि वायरस की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट सर्टेन है आपके पास वायरस आना। अगर आप आईटी से कनेक्टेड है, मैं उसे लाइकली में की कैटेगरी में डालता हूँ, कुछ लोग उसे ऑलमोस्ट सर्टेन में कहते हैं, ठीक है। अब रिस्क क्या है, रिस्क मैं उसे कहता हूँ मॉडरेट रिस्क तो है, ठीक है, मॉडरेट रिस्क तो है कि रिस्क तो है, एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने इससे आगे कैसे चलना, तो उससे आगे चलने के लिए फिर हम कहते हो अच्छा ठीक है चलो हमने एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, तो हम उस रिस्क को घुमा फिरा के थोड़ा सा खींच के मीडियम कैटेगरी में ले आए। अच्छा, मेलवेयर भी करते हैं और लॉग एनालिसिस भी करते हैं, तो आप अब कहते हो कि ठीक है माइनर रिस्क की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अनलाइकली भी नहीं आएगा, मैं मेरे ख्याल में अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसको इस कैटेगरी में रखने में, फिर भी इसको इधर रखूँगा, ठीक हो गया। मेरे ख्याल में यहाँ पर अब हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमारे 30-35 मिनट हो गए। मैं लेक्चर 7 पार्ट 2 अब शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आपको मिलता हूँ 5 मिनट में एक चाय पी के।